नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है। अब देखिए चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे वो पशु परिचर का एग्जाम हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो, चाहे वो पशुधन सहायक का हो, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऊँट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो देखिए जो ऊँट होता है ना, वो आभासी रूमंती जानवर है। कैसा जानवर है? आभासी रूमंती जानवर है। और आभासी रूमंती जानवर क्या होते हैं? वे जानवर जो जुगाली तो करते हैं लेकिन उनके आमाशय के तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? यानी कि उनमें रूमन पाया जाता है, रेटिकुलम पाया जाता है और एवोमेसम पाया जाता है। यानी कि जो ओमेसम वाला जो भाग होता है ना, वो उनमें अनुपस्थित होता है। तो ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होगा? ओमेसम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो पशुधन का मतलब क्या होता है? पशुधन का मतलब होता है यानी कि ऐसे पालतू जानवर जिनसे आय की प्राप्ति होती है। अब आय की प्राप्ति देखो दुग्ध उत्पादन के रूप में हो सकती है, मांस उत्पादन के रूप में हो सकती है, ठीक है, चमड़ा उत्पादन के रूप में हो सकती है, बोझा ढोने के रूप में हो सकती है, ऊन उत्पादन के रूप में हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी प्रकार से आय की प्राप्ति होती है। अब देखिए गाय से आय की प्राप्ति होती है, खच्चर से आय की प्राप्ति होती है, सुअर से आय की प्राप्ति होती है। यानी कि गाय, खच्चर और सुअर ये सभी पशुधन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मुर्गी, अब देखिए मुर्गी से भी आय की प्राप्ति होती है। आय की प्राप्ति देखो अंडा उत्पादन के रूप में होती है और मांस उत्पादन के रूप में होती है। लेकिन मुर्गी क्या है? मुर्गी एक पक्षी है। क्या है? पक्षी है। इसलिए इसको पशुधन की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एरुमंती जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो एरुमंती जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एरुमंती जानवर कौन कौन से। देखिए कुत्ता कैसा जानवर है? एरुमंती जानवर है। और सुअर भी एरुमंती जानवर है और घोड़ा भी एरुमंती जानवर है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जानवर है जो एरुमंती जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए ऊंट है वो एरुमंती जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। ऊंट कैसा जानवर है? आभासी रूमंती जानवर है, यानी कि सूडो रूमिनेंट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैपरा हिरकस। क्या हो जाएगा? कैपरा हिरकस। देखिए ओविस एरिस किसका है? ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये देसी गाय का है। और बोस टारस ये किसका है? ये विदेशी गाय का है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कुबड़ नहीं पाया जाता है। यानी कि हमको देखना है कि ये जो जानवर हैं इनमें किन में कुबड़ नहीं पाया जाता है। तो देखिए भैंस, भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता है। देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है। अब देखिए देसी गाय इसमें कुबड़ पाया जाता है, ऊँट में पाया जाता है लेकिन बकरी में नहीं पाया जाता है। ये भी हो गया गलत। अब देखिए भैंस, भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता। जो विदेशी गाय होती है उसमें भी कुबड़ नहीं पाया जाता। और जो मिथुन होता है उसमें भी कुबड़ नहीं पाया जाता। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस में कुबड़ नहीं पाया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय एवं बछड़े का समूह क्या कहलाता है। तो गाय एवं बछड़े का समूह कहलाता है काफ एट फुट कहलाता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है, सुअरी में प्रसव के समय पैदा होने वाला अंतिम बच्चा क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। यानी कि सुअरी में प्रसव के समय यानी कि जो अंतिम बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? क्रिट भी बोलते हैं, कार्ड भी बोलते हैं और रंट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, टीजर बुल को पाला जाता है। यानी कि जो टीजर बुल होता है उसको क्यों पालते हैं? हीट का पता लगाने के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए, जीवाणु जनित रोगों का पता लगाने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हीट का पता लगाने के लिए। ठीक है। यानी कि जो मादा पशु है वो ताप में है या नहीं है। तो हीट का पता लगाने के लिए टीजर बुल को पाला जाता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, खुरेरा यानी कि ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का कार्य है। तो आपको बताना है कौन कौन से कार्य होते हैं ग्रूमिंग के। यानी कि देखो खुरेरा से क्या होता है, एक तो त्वचा की चमक बढ़ जाती है
और बाह्य परजीवी कंट्रोल होते हैं, और रक्त परिसंचरण भी बढ़ जाता है। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम पालतू जानवर है। तो मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पालतू जानवर कौन सा है, तो ये हो जाएगा डॉग, कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम पालतू जानवर कौन है, तो वो हो जाएगा घोड़ा। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन इससे क्या है, आपकी जितनी भी पशुपालन है ना उस सब का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना अगर वास्तव में पढ़ाई करनी है तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है, बिल्कुल सही है, जबकि विदेशी गाय में कुबड़ अनुपस्थित होता है, ये बिल्कुल सही है। भैंस में कुबड़ पाया जाता है, गलत, भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता। देखिए गलकंबल गाय में पाया जाता है जबकि भैंस में नहीं पाया जाता, ये सही है। और उपरोक्त सभी। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य क्या हो जाएगा, भैंस में कुबड़ पाया जाता है, ये हो जाएगा राइट आंसर बी, क्योंकि भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता है। देखिए 12वां क्वेश्चन है, गाय में हीट का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, यानी कि गाय में हीट का पता लगाना है तो सबसे अच्छा समय क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि जल्दी सुबह। देखिए 13वां क्वेश्चन है, वयस्क बकरी को क्या बोलते हैं, वयस्क बकरी को क्या कहा जाता है। तो वयस्क बकरी को क्या बोलते हैं, देखो एक तो डोय भी बोल देते हैं और ननी भी हम बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14वें नंबर का, यानी कि जन्म के समय बछड़े के आमाशय का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है। ये बात हो रही है जन्म के समय की, तो जन्म के समय आमाशय का वही भाग सबसे ज़्यादा विकसित होगा जिसमें वास्तविक पाचन होता है। तो वास्तविक पाचन किस में होता है, एवोमेसम में होता है। किस में होता है, एवोमेसम में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवोमेसम। तो ध्यान रखना है कि बछड़े में जन्म के समय जो आमाशय का सबसे विकसित भाग होता है वो कौन सा होता है, एवोमेसम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, जानवर की त्वचा व बालों की सफाई करना एवं नहलाना क्या कहलाता है। वाह, क्या गजब क्वेश्चन है। जानवर की त्वचा एवं बालों की सफाई करना और नहलाना क्या कहलाता है भाई, तो वो कहलाता है ग्रूमिंग। क्या कहलाता है, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बोलते हैं किसको, खुरैरा को। किसको बोलते हैं, खुरैरा को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज़्यादा हो और एक बार भी ग्यामिन नहीं हुई हो तो क्या कहलाती है वो। अब देखो आप आंसर को अपने दिमाग में सोच लिया करो, अगर वो सोचा है वही है तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो तैयारी की और ज़रूरत है। ठीक है, तो वह गाय जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज़्यादा हो और एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो तो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हीपर। क्या कहलाती है, हीपर कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वेलोइंग किस जानवर की विशेषता है। तो वेलोइंग किस जानवर की विशेषता है, तो ये देखने को मिलती है, एक तो भैंस में देखने को मिलती है और एक सुअर में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी एंड सी। देखिए 18वां क्वेश्चन है, एक पशुधन इकाई है, एक पशुधन इकाई क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 5 भेड़। क्या हो जाएगी, 5 भेड़। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि पूछता तो है 2 कुबड़ वाले का और हम आंसर में कर देते हैं 1 कुबड़ वाला, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो देखिए यानी कि जो 2 कुबड़ वाला ऊँट होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो होता है कैमेलस बैक्टीरियनस। ठीक है, कैमेलस बैक्टीरियनस होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिल्ली के आवास को कहा जाता है, बिल्ली के आवास को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, कैटरी। क्या बोलते हैं, कैटरी। कैट से बिल्ली और कैटरी बिल्ली का आवास। देखिए 21वां क्वेश्चन है, घोड़ी का गर्भकाल होता है, घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है, तो घोड़ी का गर्भकाल होता है 11 माह 11 दिन। कितना होता है, 11 माह 11 दिन। अब आप काउंट कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 3 से 41 दिन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन है, जानवर द्वारा अपने ही अपशिष्ट पदार्थ को खाना क्या कहलाता है। जानवर के द्वारा अपने ही अपशिष्ट पदार्थ को खाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कोप्रोफेजिया। क्या कहलाता है भाई,
कोप्रोफेजिया कहलाता है। और देखो ये जो कोप्रोफेजिया देखने को मिलता है किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है खरगोश में, ठीक है, खरगोश में देखने को मिलता है कोप्रोफेजिया। और कोप्रोफेजिया की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, 21 दिन की उम्र पर होती है। कब होती है, 21 दिन, यानी कि 3 सप्ताह की उम्र पर इसकी शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस कोप्रोफेजिया को खरगोश में क्या बोलते हैं हम, शूडो रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शूडो रूमिनेशन बोलते हैं, यानी कि आभासी जुगाली बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बकरी का गर्भकाल। भाई बकरी का गर्भकाल कितना होता है, तो 5 महीना प्लस 5 दिन, कितने हो जाएंगे, 155 दिन, ठीक है, 5 माह 5 दिन। तो भेड़ और बकरी का जो गर्भकाल होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुर्गी में प्रसव क्रिया को क्या कहा जाता है। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुर्गी में प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैचिंग। अब भाई हैचिंग कब बोलेंगे, जब अंडे से चूजा बाहर आएगा तभी तो प्रसव हो रहा है, ठीक है। अंडे से जब चूजा बाहर आएगा तभी तो प्रसव होगा, और उसी को बोलेंगे हम हैचिंग। जब मुर्गी अंडे देती है तो उसको बोलते हैं लेइंग या ओविपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन है, भैंस का कीचड़ या पानी में लौटना क्या कहलाता है भाई। भैंस का कीचड़ या पानी में लौटना क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। तो वो कहलाता है वेलोइंग। क्या कहलाता है, वेलोइंग। और ये वेलोइंग क्या हो जाएगी, गाय भैंस की आवाज़, ठीक है। ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बकरी की आवाज़, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो 25 में का आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 26वां क्वेश्चन है, देसी गाय एवं भैंस में अंतर किस आधार पर किया जाता है। देसी गाय और भैंस में हमको अंतर करना है, तो किसके आधार पर करना है। देखिए सबसे खास अंतर तो यही है कि जो देसी गाय होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है और भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता। बात करें हम दूसरे अंतर की, गल कंबल की, तो ये देसी गाय में प्रेजेंट होता है और भैंस में एब्सेंट होता है। सींग की बात करें तो देसी गाय के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं, गोल होते हैं शंकुनुमा। और भैंस के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी के आधार पर हम गाय और भैंस में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोप्रोफेजिया किस जानवर में सामान्यतः देखने को मिलता है। तो इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोप्रोफेजिया किस में देखने को मिलता है, खरगोश में देखने को मिलता है। और कोप्रोफेजिया क्या होता है, यानी खरगोश के द्वारा अपने ही अपशिष्ट पदार्थों को खाना या मल को खाना क्या कहलाता है, कोप्रोफेजिया कहलाता है। और कोप्रोफेजिया की शुरुआत होती है वो 21 दिन की उम्र पर होती है, ठीक है। देखिए 28वां क्वेश्चन है, इन्फेंटोफेजिया का अर्थ है। इन्फेंटोफेजिया का मतलब क्या होता है, इन्फेंटोफेजिया का मतलब होता है जानवर द्वारा अपने नवजात बच्चे को खाना। क्या कहलाता है, इन्फेंटोफेजिया कहलाता है। और ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, पोल्ट्री और बिच में देखने को मिलता है, पोल्ट्री और कुतिया में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए 29वां क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों कन्फ्यूजन वाला, तो जल्दी बताइए। एक कुबड़ वाला जो ऊँट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक कुबड़ वाले ऊँट को बोलते हैं हम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या बोलते हैं, कैमेलस ड्रोमेडेरियस बोलते हैं। और जो 2 कुबड़ वाला ऊँट होता है उसको बोलते हैं हम कैमेलस बैक्टीरियनस बोलते हैं, ठीक है। इक्वस एसाइनस किसको बोलते हैं, गधे को बोलते हैं। इक्वस कैमेलस किसको बोलते हैं, घोड़े को बोलते हैं, ठीक है। देखिए 30वां क्वेश्चन है, नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है। तो वो होता है गुणसूत्रों की संख्या का, यानी कि जो नदीय भैंस होती है रिवर बफेलो, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 50। और जो दलदलीय भैंस होती है स्वाम्प बफेलो, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48। तो मुख्य अंतर किसके आधार पर है, गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर। तो 30वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 31वां क्वेश्चन कौन सा है। देखिए दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, राइका एवं रहवारी मुख्यतः किस जानवर को पालने वाले समुदाय हैं। तो राइका और रहवारी ये किसको पालते हैं, ऊँट को। ध्यान रखना है ऊँट पालक जाति है ये सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम ऊँट पालक जो प्रजाति जाति है वो कौन सी है, एक तो राइका और रहवारी। अब देखिए निम्न में से ब्राउजर जानवर है। तो ब्राउजर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। ब्राउजर का मतलब होता है कि जानवर के द्वारा जो पेड़ की जो पत्ती होती है ना, ऊपर से उनको चोट चोट कर खाना, ठीक है, चुन चुन कर खाना,
क्या कहलाता है? ब्राउजर कहलाता है। अब एक तो बकरी करती है ऐसा, और कौन करता है? एक ऊँट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बकरी और ऊँट। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रेजर जानवर है। ग्रेजर का मतलब क्या होता है? जो चारागाह में चढ़ते हैं, जो मुख्यतः चारागाह में चढ़ते हैं या नीचे से घास को चढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्रेजर कहलाते हैं। अब इसमें कौन आ जाएगा? देखो एक तो गाय आ जाएगी और एक भेड़ आ जाएगा, तो ए और बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं हम ऊँट को, ठीक है। और बर्फ का जहाज किसको बोलते हैं? याक को बोलते हैं। तो सब कुछ ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ का जहाज किसे कहा जाता है? तो बर्फ का जहाज बोलते हैं हम याक को, ठीक है। तो दोस्तों बोर नहीं होना है, क्योंकि ये तो क्या अभी शुरुआत है। 35 क्वेश्चन हुए अभी, तो इसमें 225 क्वेश्चन और आने वाले, ठीक है। तो बोर नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, सेरेमोनियल ऑक्स किसे कहा जाता है? तो भैया सेरेमोनियल ऑक्स किसको बोलेंगे? मिथुन को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? मिथुन को। मिथुन चक्रवर्ती नहीं है ये दूसरा मिथुन है, ठीक है। इसको बोलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, गरीब की गाय एवं चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? तो गरीब की गाय किसको बोलते हैं? बकरी को। चलता फिरता फ्रिज किसको बोलते हैं? बकरी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब चाय की ज़रूरत पड़ी तभी दूध को निकाल लिया, ठीक है। जब दूध की ज़रूरत पड़ी तभी निकाल लिया, इसलिए इसको बोलते हैं हम चलता फिरता फ्रिज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बोबडी फैमिली का हिस्सा है? तो बोबडी फैमिली में आते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है। बोबडी फैमिली का हिस्सा है। तो बोबडी फैमिली में कौन कौन आते हैं? एक तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो इसमें राइट आंसर में सभी आ जाएंगे। अब देख लो, जिसमें 4 होंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। 38 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि जो बोबडी फैमिली में कौन कौन आते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ड्रोमेडेरी ऊँट को कहा जाता है, यानी कि जो ड्रोमेडेरी ऊँट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अरेबियन कैमल। क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल। अगला क्वेश्चन है, देखो टैक्सोनॉमी के हिसाब से कुत्ता एवं बिल्ली में समानता है। टैक्सोनॉमी के हिसाब से कुत्ता और बिल्ली में किस चीज़ की समानता है? इन मतलब क्या समान है इनमें? तो बताइए क्या समान होगा? इनका जो ऑर्डर है वो समान होगा, ठीक है। कैनस फैमिली में आते हैं कैनस, ठीक है, ऑर्डर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वाम्प बफेलो का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्वाम्प बफेलो, स्वाम्प बफेलो को बोलते हैं बोबालस कैरेबेनेसिस। क्या बोलते हैं? बोबालस कैरेबेनेसिस बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सर्वप्रथम मानव के द्वारा भोजन के स्रोत के रूप में पाला गया था? तो किसे काम में लिया गया था भैया? तो लिया गया था बोविडी फैमिली को। किसको? बोविडी फैमिली को। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रूमन अनुपस्थित होता है? तो रूमन घोड़े में अनुपस्थित होता है। किसमें? घोड़े में। क्यों? क्योंकि ये अरुमंती जानवर है। देखिए 44वां क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन क्या करा है कि मुर्गी में आमाशय के कितने भाग होते हैं? मुर्गी में आमाशय के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रो वेंट्रिकुलस और एक होता है वेंट्रिकुलस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रो वेंट्रिकुलस और एक वेंट्रिकुलस। प्रो वेंट्रिकुलस होता है, इसको बोलते हैं सप्तामाशय। क्या बोलते हैं? सप्तामाशय। और इसको बोलते हैं मस्कुलर स्टोमक, क्योंकि इसमें मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं जो भोजन को पीसने का काम करती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मुर्गी में आमाशय के 2 भाग होते हैं, एक तो प्रोवेंट्रिकुलस और एक वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस को बोलते हैं हम ट्रू स्टोमक या ग्लैंडुलर स्टोमक। क्यों? क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने का काम करती हैं। और जो वेंट्रिकुलस होता है उसको बोलते हैं हम गिजार्ड, क्योंकि ये ग्राइंडिंग का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुअरी में गर्भावधि होती है। सुअरी की गर्भावधि क्या होती है भैया? 114 दिन। कितनी होती है? 114 दिन होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय में जुगाली की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भैया गाय में जुगाली की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? रेटिकुलम से होती है, यानी कि जो पशु सबसे पहले भोजन को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं बोलस। अब जो पशु भोजन को ग्रहण करता है वो कहाँ जाता है? रूमन में जाता है। कहाँ जाता है? रूमन में जाता है। रूमन में क्या होता है? भोजन का किण्वन होता है। फिर जो किण्वित भोजन है फिर रेटिकुलम में जाता है और रेटिकुलम से फिर वापस मुंह में आता है। तो ऐसे जुगाली की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? रेटिकुलम से होता है, ठीक है। ध्यान रखना है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, आमाशय से
पाचन के पश्चात जो भोजन छोटी आंत में जाता है क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम। यानी कि आमाशय से पचित भोजन जो छोटी आंत में जाता है उसको बोलते हैं कायम। देखिए अगला क्वेश्चन है, हम्प्ड कैटल का वैज्ञानिक नाम। हम्प्ड कैटल, इसका मतलब क्या है? यानी कि वह कैटल जिसमें कुबड़ पाया जाता है। और कुबड़ किस में पाया जाता है? देसी गाय में पाया जाता है। तो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, ये समझना है आपको। तो क्या है? बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जुगाली नहीं करता है? अब हम तो करते नहीं है, इन जानवरों में से होगा कोई ना कोई। तो कौन जुगाली नहीं करता है? खरगोश। कौन नहीं करता है? खरगोश। देखिए ऊँट जुगाली करता है, गाय जुगाली करती है और मिथुन भी जुगाली करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। खरगोश जुगाली नहीं करता क्योंकि ये एरुमंथी जानवर है। देखिए 50वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से भाग में बैक्टीरियन कैमल पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो भाई सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा? रेटिकुलम। कौन सा हो जाएगा? रेटिकुलम। सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? रूमन। तो सब कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है, छोटा बड़ा मध्यम सब आना चाहिए। तो गाय के आमाशय का सबसे छोटा भाग रेटिकुलम, सबसे बड़ा रूमन। रूमन का काम है भोजन का कड़बन करना। एवोमेसम का काम है भोजन का पाचन करना। और ओमेसम का काम है भोजन का ठहराव करना या भोजन से पानी का अवशोषण करना। और रेटिकुलम का काम क्या है भाई? कि भोजन के साथ में अगर कोई कील कांटे या फॉरेन बॉडी आ जाए तो उसको स्टोर करके रखना। इसलिए इसको बोलते हैं हम टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। ठीक है। देखिए 52वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? आवासी जुगाली। आवासी जुगाली किस में देखने को मिलती है? यानी कि सूडो रूमिनेशन किस में देखने को मिलती है? तो आवासी जुगाली देखने को मिलती है खरगोश में। एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि खरगोश कैसा जानवर है? खरगोश एक अरुमंथी जानवर है, फिर भी इसमें आवासी जुगाली देखने को मिलती है। और आवासी जुगाली किसको बोलते हैं हम? कोप्रोफेजिया को किस बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कोप्रोफेजिया को बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो ऊँट होता है उसमें वास्तविक जुगाली देखने को मिलती है। ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत घुमा देते हैं दिमाग को। तो आवासी जुगाली किस में देखने को मिलेगी? खरगोश में। वास्तविक जुगाली ऊँट में देखने को मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मादा जानवर की गर्भावस्था का ट्राइमेस्टर सबसे छोटा होता है? तो सबसे पहले तो ये समझिए ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है यानी कि जो पूरा जो गर्भकाल होता है ना, पूरे गर्भकाल को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 बराबर भागों में बांटते हैं। 3 बराबर भागों में बांटते हैं, उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं फिर ट्राइमेस्टर। जैसे हम बात करें, यानी कि जो बिच होती है, बिच का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है? 62 दिन होता है। तो हम इसको 20-20 में बांट लेते हैं, ठीक है, 20-20 और 20, यानी कि 20, 40 और 60। ठीक है, तो 62 दिन का गर्भकाल होता है किसका? विच का। तो ये जो 20 दिन है ये पहला ट्राइमेस्टर हो गया, ये दूसरा ट्राइमेस्टर हो गया और ये तीसरा ट्राइमेस्टर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि गर्भकाल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है और एक भाग को बोलते हैं हम ट्राइमेस्टर। अब अपने आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मादा जानवर की गर्भावस्था का ट्राइमेस्टर सबसे छोटा होता है? अब सबसे छोटा उसका ही होगा जिसका गर्भकाल छोटा है। तो देखो, घोड़ी का गर्भकाल तो छोटा नहीं होता है, 11 माह 11 दिन होता है। गाय का होता है 9 माह 9 दिन। ठीक है, बकरी का होता है 5 माह 5 दिन। लेकिन सुअरी का जो सबसे छोटा होता है 114 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुअरी, यानी कि सी। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। देखिए 54वां क्वेश्चन है, निषेचन से लेकर प्रसव के बीच का समय अंतराल कहलाता है। निषेचन से लेकर प्रसव के बीच का समय अंतराल, निषेचन हो गया है, ठीक है, बच्चा बन चुका है, अब प्रसव होने को है, तो उसके बीच का जो समय अंतराल होगा वो क्या कहलाएगा? गर्भकाल। क्या कहलाएगा? गर्भकाल, यानी कि गेस्टेशन पीरियड। देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के शरीर में सबसे ज़्यादा वृद्धि गर्भावस्था के कौन से ट्राइमेस्टर में होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो भ्रूण में जो वृद्धि होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कौन से महीने में होती है, कौन से ट्राइमेस्टर में होती है? तो वो होती है
तीसरे ट्राइमेस्टर में, क्योंकि ट्राइमेस्टर 3 ही होते हैं, गर्भकाल को हम 3 ट्राइमेस्टर में तो बांटते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होती है ना वो तीसरे ट्राइमेस्टर में होती है। और देखो दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि जो गाय होती है या पशु होता है उसको सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता कब होती है? तीसरे ट्राइमेस्टर में होती है। और भ्रूण को सबसे ज़्यादा रक्त की सप्लाई जो बढ़ती है वो लास्ट के ट्राइमेस्टर में बढ़ती है, और बच्चे का जो विकास होता है वो लास्ट के ट्राइमेस्टर में ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है या तृतीय ट्राइमेस्टर में होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोर से जानवर है। तो देखिए सर्वाहारी का मतलब है कि जो चारा दाना प्लस मांस प्लस सब कुछ खाता हो, तो सर्वाहारी का सबसे अच्छा उदाहरण है सुअर। आपको ध्यान रखना है, कुत्ता नहीं करना है, कुत्ता नहीं करना है। अगर ऑप्शन में सुअर है तो सुअर है सर्वाहारी का सबसे अच्छा उदाहरण है, कुछ भी आ जाए इसके सामने ये नहीं छोड़ता कुछ भी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल है। पॉलीगैस्ट्रिक का मतलब क्या है? पॉली का मतलब क्या है? एक से अधिक, एक से अधिक, यानी कि पोली का मतलब होता है एक से अधिक, गैस्ट्रिक का मतलब होता है आमाशय। गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? आमाशय, और एनिमल का मतलब जानवर। तो ऐसे जानवर जिनमें आमाशय के एक से अधिक भाग पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल। अब आप इनमें से सोच लीजिए कि कौन सा जानवर है जिनमें आमाशय के एक से अधिक भाग होते हैं। तो देखिए जो कुत्ता होता है उसमें तो आमाशय का एक ही भाग होता है क्योंकि ये एरोमंथी जानवर है। खरगोश में भी एक होता है, घोड़े में भी एक होता है। तो ऊँट है, उसमें आमाशय के 3 भाग होते हैं, तो ऊँट हो जाएगा पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को आप समझ समझ के पढ़ोगे ना तो लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में रहेगा। रट्टा मारा है ना तो भूल जाओगे, समझ समझ के पढ़ो, बहुत गजब बताऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, देखते रहो और आनंद लेते रहो। देखिए अगला क्वेश्चन है, बकरी का मांस क्या कहलाता है भाई? कभी खाया हो तो पता हो, हमको तो पता नहीं है। क्या कहलाता है बकरी का मांस? बकरी के मांस को बोलते हैं क्या? चेबोन। क्या बोलते हैं? चेबोन, ठीक है। भेड़ का मांस मटन और बकरी का मांस चेबोन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय का ग्लैंडुलर स्टोमक है। गाय का ग्लैंडुलर स्टोमक। अब ग्लैंडुलर का मतलब है ग्रंथिक, जिस भाग में क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियाँ। और कैसी ग्रंथियाँ? पाचक ग्रंथियाँ, जो भोजन का पाचन करती हैं। तो गाय का ग्लैंडुलर स्टोमक कौन सा हो जाएगा? एवोमेसम। कौन सा हो जाएगा? एवोमेसम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एवोमेसम। एवोमेसम क्यों? क्योंकि एवोमेसम में पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन का पाचन करवाती हैं, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सप्तामाशय। क्या बोलते हैं? सप्तामाशय। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैया भेड़ का वैज्ञानिक नाम हम पहले भी बता चुके हैं, क्या है बताओ जल्दी, सोचो। वो हो जाएगा ओविस एरिस। क्या हो जाएगा? ओविस एरिस। और ये कैपरा हिरकस किसका है? ये बकरी का है। किसका है? बकरी। और बोस टॉरस किसका हो जाएगा? ये विदेशी गाय का हो जाएगा। किसका? विदेशी गाय का। बोस इंडिगस देसी गाय का, ठीक है भैया। चलो आगे। सफ़ेद मांस देखने को मिलता है। सफ़ेद मांस देखने को मिलता है। सफ़ेद मांस किस में देखने को मिलता है? जिसके मांस में मायोग्लोबिन की मात्रा कम होगी उसका मांस कैसा होगा? सफ़ेद। तो देखिए भैया, गाय का मांस होता है कैसा होता है? लाल। भैंस का मांस भी कैसा होता है? लाल। भेड़ का मांस भी कैसा होता है? लाल होता है। जो पोल्ट्री होता है ना, पोल्ट्री यानी कि मुर्गा मुर्गी चिकन, वो कैसा मांस होता है? सफ़ेद। क्यों होता है? क्योंकि इसके मांस में मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और मायोग्लोबिन होता है वो मांसपेशी में लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं। भेड़ में समागम की क्रिया को क्या बोलते हैं? टपिंग। क्या बोलते हैं? टपिंग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ का बच्चों के साथ समूह क्या कहलाता है? भेड़ का बच्चों के साथ समूह क्या कहलाता है भाई? जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? सकलिंग। क्या कहलाता है? सकलिंग। और गाय का या भैंस का, गाय भैंस का बच्चों के साथ समूह क्या कहलाता है? काफ एट फुट कहलाता है। घोड़ी का बच्चों के साथ समूह क्या कहलाता है? फोल एट फुट कहलाता है। निशाच के का जो जाने का ना जाने। देखो आगे, बिल्ली के झुंड को कहा जाता है। बिल्ली के झुंड को क्या बोलते हैं? क्या पूछ रहा है? झुंड पूछ रहा है, झुंड, ठीक है।
तो बिल्ली के झुंड को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। क्लाउडर। क्या बोलते हैं, क्लाउडर। और स्टाई क्या होता है, घोड़ों का आवास स्थान, ठीक है। कैटरी क्या होता है, बिल्ली का आवास स्थान। तो कुछ देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके मांस को बफन कहा जाता है, बफन किसके मांस को बोलते हैं, जल्दी बताओ। तो भैंस का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, बफन बोलते हैं। देखिए 66वां क्वेश्चन है, सुअरी में समागम की क्रिया क्या कहलाती है, सुअरी में समागम की क्रिया क्या कहलाती है भाई, जल्दी सोचो। क्या बोलते हैं, कपलिंग। क्या बोलते हैं, कपलिंग। और घोड़ी में कबरिंग, भेड़ में टपिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गर्भावधि सबसे कम होती है, निम्न में से किसकी गर्भावधि सबसे कम होती है। तो देखिए गाय की तो होती है भाई 9 माह 9 दिन, बकरी की होती है 5 माह 5 दिन, भेड़ की होती है 5 माह -5 दिन, और सबसे कम होती है सुअर की, वो होती है 1 से 14 दिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए भाई 68वां क्वेश्चन है, गाय के गर्भकाल में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं। तो गाय के गर्भकाल में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, जल्दी बताओ, मैंने अभी बताया है। कितने होंगे, 3। कितने होंगे, 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाले ऊँट हैं, राजस्थान में पाए जाने वाले ऊँट भैया कौन से पाए जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान में पाए जाते हैं अरेबियन। कौन से पाए जाते हैं, अरेबियन ऊँट पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हम्प्ड कैटल का उदाहरण है। तो हम्प्ड कैटल का मतलब क्या है, जिनमें कुबड़ पाया जाता है, ठीक है। हम्प्ड का मतलब है जिनमें कुबड़ पाया जाता है। कुबड़ किसमें पाया जाएगा, जर्सी तो विदेशी है, इसमें कुबड़ नहीं पाया जाएगा। ब्राउन सुस भी विदेशी है, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। और एच एफ क्या है, ये भी विदेशी है, तो इसमें भी कुबड़ नहीं पाया जाएगा। कुबड़ पाया जाएगा किसमें, साहीवाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 70 का, ठीक है। भाई कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता देना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भैंस के सींग सामान्यतः होते हैं। अब आपने कभी गौर से देखे होंगे तो पता होगा, देखते तो कुछ और ही हैं आप, ठीक है। तो भैंस के सींग कैसे होंगे, चपटे। कैसे होंगे, चपटे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके झुंड को टोला कहा जाता है, किसके झुंड को टोला कहा जाता है। तो टोला किसके झुंड को बोलते हैं भाई, ऊँटों के झुंड को। किसको बोलते हैं, ऊँटों के जो झुंड होते हैं उनको बोलते हैं टोला। क्या गजब नाम है। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ी का बच्चों के साथ समूह क्या कहलाता है। अभी आया है, अभी बताया है, यानी कि घोड़ी का बच्चों के साथ समूह को क्या बोलते हैं, फोल एट फुट बोलते हैं, ठीक है। देखिए 74वां क्वेश्चन है, ओपन एनिमल किसे कहते हैं। ओपन एनिमल किसको बोलेंगे, यानी कि वह मादा जिसने प्रथम बच्चे को जन्म दिया हो, नहीं, नो, किसको बोलेंगे, तो यानी कि मादा जानवर जिसके साथ प्रजनन ना हुआ हो। ओपन एनिमल किसको बोलेंगे, मादा जानवर जिसके साथ प्रजनन ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, ओपन एनिमल, ठीक है। और जिसके साथ प्रजनन हो गया हो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज एनिमल, यानी कि प्रजनन के बाद उसको क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। देखिए आ गया क्वेश्चन, क्लोज गिल्ट किसे कहा जाता है, क्लोज गिल्ट। गिल्ट किसके लिए आता है टर्म, सुअरी के लिए। किसके लिए आता है, सुअरी के लिए। तो देखिए यानी कि जवान मादा सुअर जिसने एक बच्चे को जन्म दिया हो, गलत। जवान मादा सुअर जिसके साथ कभी प्रजनन न हुआ हो, गलत। जवान मादा सुअर जो गर्भवती हो गई हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75वें का सी हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। यानी कि जवान मादा सुअर जो गर्भवती हो गई हो, सुअर नहीं है ये, सुअर ही है। सुअर गर्भवती कैसे हो जाएगा बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के आवास को कहा जाता है। गाय के आवास को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, बार्न। क्या बोलते हैं, बार्न, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर की गर्दन पर पाए जाने वाले घने बाल क्या कहलाते हैं तो उनको बोलते हैं मैने। क्या बोलते हैं, मैने, ठीक है। यानी कि जो जानवर होता है उसकी गर्दन पर, और मेनली किसके किसके भी बोलते हैं, घोड़ा। जो घोड़ा होता है ना, घोड़े की गर्दन पर जो बाल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं माने, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर के दोनों अग्रपाद के मध्य उभरा हुआ हिस्सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताओ। जानवर की
दोनों जो अगले पैर होते हैं उनके बीच में एक फुटबॉल जैसी संरचना होती है, उभार जैसी संरचना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिस्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिस्केट। और जब इसमें सूजन आ जाती है और इसमें तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है तब उसको बोलते हैं ब्रिस्केट इडेमा। और ये कौन सी बीमारी में होता है? टीआरपी में। टीआरपी को क्या बोलते हैं? ट्रूमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूमंती जानवरों में से सर्वप्रथम किसे पाला गया था? भैया बकरी को पाला गया था। किसको पाला गया था? बकरी को। क्यों? कम खाती है और दूध भी टाइम से दे देती है, कभी भी काट लो कभी भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रीज। किसको? बकरी को। तो रूमंती जानवरों में से सबसे पहले बकरी को पाला गया था, कुत्ता करके नहीं आना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फोरगट फर्मेंटर का उदाहरण है। फोरगट फर्मेंटर। अब सबसे पहले तो यही समझो कि फोरगट फर्मेंटर का मतलब क्या होता है। फोर का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है। गट का मतलब आंत और फर्मेंटर का मतलब किड़वन। यानी कि ऐसे जानवर जिनमें पहले तो क्या होता है? भोजन का किड़वन होता है। फर्मेंटर का मतलब क्या होता है? किड़वन। और बाद में पाचन होता है। बाद में पाचन होता है। तो फोरगट फर्मेंटर का मतलब समझ में आ गया। यानी कि ऐसे जानवर जिनमें पहले क्या होता है? भोजन का किड़वन और बाद में पाचन होता है, तो उनको बोलते हैं फोरगट फर्मेंटर। अब आप इनमें से बताइए कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनमें पहले भोजन का किड़वन होता है। अब देखिए, यानी कि पहले भोजन का किड़वन उन्हीं में होगा जिनमें रूमन पाया जाएगा। और रूमन किन में पाया जाएगा? जो रूमंती जानवर होंगे और आवासी रूमंती जानवर होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा? गाय। गाय कैसा जानवर है? फोरगट फर्मेंटर। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को ना समझ समझ के पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करने में। तो देखिए 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ लेते हैं। वैज्ञानिक नामकरण के बाइनोमियल सिस्टम में कौन सी भाषा काम में ली जाती है? अब बताओ, ये क्वेश्चन है कोई? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वाम्प बफेलो बेलोइंग के लिए काम में लेती है। क्या काम में लेती है? बेलोइंग का मतलब होता है पानी में लौटना, तो पानी में लौटने के लिए क्या काम लेती है? कीचड़। कीचड़ पसंद है उसको। क्या पसंद है? कीचड़। ब्लैक कलर की फेयर लवली, ठीक है। तो जो स्वाम्प बफेलो होती है वो किस में लौटती है? कीचड़ में। और जो रिवर बफेलो होती है वो किस में लौटती है? नदी के पानी में। यही अंतर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के शरीर का भाग जो पीठ का हिस्सा नहीं है। अब शरीर का भी भाग है और पीठ का भी हिस्सा नहीं है, तो ऐसा कौन सा होगा? तो उसको बोलेंगे हम ब्रिस्केट। कौन सा है? ब्रिस्केट। यानी कि शरीर का भाग है लेकिन ये पीठ का हिस्सा नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रिस्केट। यानी कि आगे के दोनों पैरों के बीच में जो उभरी हुई संरचना होती है ना, फुटबॉल जैसी संरचना, उसको बोलते हैं ब्रिस्केट। अभी बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुअर के शरीर का भाग नहीं है। सुअर के शरीर का भाग कौन सा नहीं है भाई, बताओ। देखो, जोल है, हेम है और स्नाउट है। तो ये जो फोरलॉक है ना, फोरलॉक, ये सुअर के शरीर का भाग नहीं है। फोरलॉक किसको बोलते हैं? घोड़े की जो सिर होता है ना, घोड़े के सिर पर पाए जाने वाले बालों को बोलते हैं फोरलॉक। ठीक है भैया, चलो आगे आ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुअर के शरीर पर पाए जाने वाले बाल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ब्रिसल। मेरे नाल तू बिसल बजा। ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? ब्रिसल कहलाते हैं। सुअर की जो शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं ना उठे हुए, उनको बोलते हैं ब्रिसल। देखिए अगला क्वेश्चन है, शंख। शंख संरचना किस में देखने को मिलती है? तो शंख देखने को मिलती है मुर्गी में। किस में? मुर्गी में। यानी कि हॉक चोंच से नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शंख। टप। टप शब्द किससे संबंधित है भाई? टप आता है भेड़ के लिए, टपिंग, टप। ठीक है। तो ये भेड़ से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेड मीट होता है। रेड मीट किसका होता है भाई? रेड मीट होता है, किसका होता है? यानी कि मांस का रंग लाल किसका होता है? भैंस का होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि देखो, खरगोश का मांस होता है वो तो कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद होता है। कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद, मोती जैसा होता है, परली वाइट। और मुर्गी का मांस होता है, ये भी कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है।
तो बचा क्या, भैंस का मांस। भैंस का मांस होता है लाल रंग का, क्यों, क्योंकि भैंस के मांस में पाया जाता है मायोग्लोबिन, जो लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है CSWRI। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि CSWRI कहाँ पर स्थित है। तो CSWRI को बोलते हैं सेंट्रल सीप वुल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है, ये अबका नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। कहाँ पर है, अबका नगर मालपुरा टोंक में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है NMRI। NMRI ये कहाँ पर स्थित है भाई, जल्दी बताओ। NMRI कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है, हैदराबाद में। देखिए 91वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र हरियाणा में स्थित नहीं है। वाह, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो हरियाणा में नहीं है वो ध्यान रखना है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हरियाणा में नहीं है, तो वो CIRC ये हरियाणा में नहीं है। बाकी NBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में, जो कि नई नस्लों का क्या करती है, पंजीकरण करती है। और ये NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है CIRC ये हरियाणा में नहीं है भाई। देखिए 92वां क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो जल्दी बताइए कहाँ पर है। तो ये मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश, मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देखिए 93वां क्वेश्चन है डबल साइड लाइन जो मेथड होता है किस जानवर को गिराने का तरीका है। तो ये एक काम में लेते हैं हम घोड़े में, एक तो सिंगल साइड लाइन और एक डबल साइड लाइन, तो ये हम घोड़े में काम में लेते हैं और घोड़े को गिराने का ये तरीका है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है सुअरों का झुंड या समूह क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहलाता है, ड्रोव। क्या कहलाता है, ड्रोव। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है एक डेयरी गाय को एक दिन में कितने लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है। तो भैया कम से कम 30 से 35 लीटर तो पानी पीने के लिए चाहिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी खराब रहेगी। ठीक है, तो कितना चाहिए, एक गाय के लिए कम से कम 30 से 35 लीटर चाहिए, यानी कि सर्दी में तो 30 लीटर और गर्मी में 35 लीटर चाहिए इतना तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है एक गाय एक दिन में कितना गोबर यानी कि खाद का उत्पादन करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, केक। क्या बोलते हैं, केक। केक हम नहीं बोलते, विदेशी बोलते हैं उसको, गोबर होता है ना उसको बोलते हैं केक। तो एक गाय एक दिन में कितने केक का उत्पादन करती है, तो कम से कम 20 से 30 तो करती होगी शायद। कितना करती है भाई बताओ, तो 20 से 30 केजी केक का उत्पादन करती है, गोबर का उत्पादन करती है। देखिए 97वां क्वेश्चन है गाय भैंस में शरीर का वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला सूत्र है। तो गाय भैंस में वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा सूत्र काम लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेपर फॉर्मूला। शेपर फॉर्मूला क्या है, लंबाई इंटू गिर्थ स्क्वायर बटे 300। ये क्या है भैया, शेपर फॉर्मूला है। ठीक है, ये लंबाई है, ये हर्ट करते हैं यानी कि सीने की माप, दे दो भाग 300 को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है भेड़ फार्म शुरू करने के लिए भेड़ की एक इकाई क्या हो जाएगी, यानी कि 10 तो चाहिए क्या, 30 तो चाहिए भेड़ और एक चाहिए भेड़ा, यानी कि 30 ईव और एक रैम। तो 98 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 तो चाहिए मादा भेड़ और एक नर भेड़ चाहिए। ठीक है, 30 ईव चाहिए और एक रैम चाहिए, ऐसे ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है सुअर फार्म शुरू करने के लिए सुअर की एक इकाई है। सुअर फार्म आपको शुरू करना है तो उसकी एक यूनिट क्या होगी एक यूनिट हो जाएगी, यानी कि 3 तो सौ चाहिए और एक सुअर चाहिएगा, यानी कि 3 तो चाहिए मादा सुअर ही और एक सुअर चाहिएगा। अब एक सुअर क्यों रखते हैं, वंश वृद्धि के लिए। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। अगला क्वेश्चन है बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी की एक इकाई
बकरी का फार्म शुरू करना है तो उसकी एक यूनिट क्या होगी, कम से कम कितने चाहिए आपको। तो देखिए यानी कि कह सकते हैं कि 10 तो बकरी और एक बकरा, इससे हम फार्म चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्म की एक इकाई है, यानी कि 10 बकरी और एक बकरा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बकरी का सामान्य जीवन काल कितना होता है। या इंसान का जीवन काल पता नहीं है, बताओ बकरी का जीवन काल पढ़ रहे हैं, खुद का कोई वजूद ही नहीं है, तो बताइए बकरी का सामान्य जीवन काल कितना होता है। भाई हमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आ गए ना, तो 3 से घिस जाएगी। ठीक है, तो बताइए बकरी का सामान्य जीवन काल कितना होता है। नहीं पता, 15 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 15 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ का सामान्य जीवन काल कितना होता है। तो घटा दो 1 साल इसमें से, 15 में से कितने हो जाएंगे, 12 वर्ष। ठीक है, भेड़ का जीवन काल होता है वो 12 वर्ष का होता है, बकरी से थोड़ा कम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय का जीवन काल कितना होता है। गाय का जीवन काल होता है भाई 20 वर्ष। कितना होता है, 20 वर्ष। कितना होता है, 20 वर्ष। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक ब्रूडिंग यूनिट होती है। एक ब्रूडिंग यूनिट किसको बोलेंगे हम, 2.5 से जब चूजे होंगे ना पास में, तब उसको बोल देंगे हम एक ब्रूडिंग यूनिट। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊँट को प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता होती है। भाई ऊँट को कितने पीने के पानी की आवश्यकता होती है, तो बताइए कितने पीने की आवश्यकता होती है। तो ऊँट को चाहिए 40 से 60 लीटर, यानी कि 40 लीटर तो चाहिए सर्दियों में और 60 लीटर गर्मियों में। तो 40 से 60 लीटर ऊँट को पीने के पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंभीर बीमारी का टीका किस उम्र पर लगाया जाता है। तो गंभीरों का जो टीका लगाया जाता है ना, 1 सप्ताह की उम्र पर लगाया जाता है। 1 सप्ताह की उम्र पर लगाया जाता है, और जो टीका होता है उसको बोलते हैं हम जियोर्जिया वैक्सीन। क्या बोलते हैं, जियोर्जिया वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 1 से 7 में क्वेश्चन पे, बुल नोज रिंग पहनाई जाती है। बुल नोज रिंग कब पहनाते हैं, जल्दी बताओ। बुल नोज रिंग पहनाएंगे हम 8 से 12 माह की उम्र पर। कब पहनाएंगे, 8 से 12 माह की उम्र पर। 8 से 12 सप्ताह नहीं करना है आपको, क्या करना है, 8 से 12 माह की उम्र पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में डॉकिंग की सही उम्र क्या होती है, बताओ। कुत्ते में डॉकिंग की सही उम्र क्या होगी, तो वो होगी 3 से 5 दिन। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, कुत्ते की पूंछ काटना। क्या काटना, पूंछ। अरे भाई मूंछ नहीं, मूंछ नहीं, क्या काटना, पूंछ। ठीक है, मूंछ काट के क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है, घोड़े में यौवनावस्था यानी कि पुबर्टी की जो उम्र होती है वो कितनी होती है। घोड़े में पुबर्टी की उम्र कितनी होती है, जल्दी बताओ। 18 माह। कितनी होती है, 18 माह। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वीर्य एकत्रण के लिए सांड को किस उम्र पर ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। कि भाई सांड है, उसका हमने चयन कर लिया किसके लिए, सीमन कलेक्शन के लिए, कि इससे आगे जाके सीमन कलेक्शन करना है। तो सीमन कलेक्शन करने के लिए उसको क्या है, ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। ट्रेनिंग देते हैं पहले। अब वो जो ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं वो कब देना शुरू करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कब देते हैं, तो वो 18 माह की उम्र पर हम ट्रेनिंग देते हैं और 24 माह की उम्र पर उससे सीमन कलेक्शन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सांड से किस उम्र पर वीर्य एकत्रण शुरू करते हैं। सांड से किस उम्र पर वीर्य एकत्रण शुरू करते हैं, तो भाई अभी बताया था हमने, कब करते हैं, तो 24 माह की उम्र पर। कब करते हैं, 24 माह की उम्र पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए जानवर को कास्टिंग करने से कितने घंटे पहले भूखा रखना चाहिए। कितने घंटे भूखा रखना चाहिए, जल्दी बताओ। यानी कि कम से कम 12 घंटे पहले उसको भूखा रखना ही चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन्स रोप का उपयोग करते हैं। मिल्कमैन का मतलब ये है कि जिसको गांव में बोलते हैं ना लोमना, एंटी क्लैपिंग डिवाइस। तो कब काम में लेते हैं इसको, दूध दोहन के समय गाय को लात मारने से रोकने के लिए। ठीक है, ताकि गाय लात ना मारे। अगला क्वेश्चन है, बार्ट्रोन्स मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने की विधि है, तो जल्दी बताओ। तो ये सुअर को कंट्रोल करने की विधि है, क्या, बार्टोन्स मेथड। देखिए भाई 1 से 16वां क्वेश्चन है,
एलिजाबेथन कॉलर किस जानवर में काम में लेते हैं? तो एलिजाबेथन कॉलर किस जानवर में काम में लेते हैं? यह काम में लेते हैं कुत्ते में। किस में काम में लेते हैं? कुत्ते में, ताकि कुत्ता काटे नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का वजन मापने के लिए टेबल बैलेंस काम में लेते हैं? टेबल बैलेंस काम में लेते हैं हम छोटे जो जानवर होते हैं ना, जैसे खरगोश हो गया, तो उनमें काम में लेते हैं। ठीक है। 118वां क्वेश्चन है, सामान्यतः वयस्क जानवर का वजन माह में कितने बार मापना चाहिए? तो कम से कम भाई 2-3 बार तो मापना चाहिए। कितने बार? कम से कम एक बार, अगर 2-3 बार नहीं तो कम से कम एक बार तो मापना चाहिए। इससे क्या होता है, उसके हेल्थ स्टेटस का पता चलता है। ठीक है, स्वास्थ्य का पता चलता है। देखिए 119वां क्वेश्चन है, शेपर फॉर्मूला क्या है? ये तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। शेपर्स फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू गिरते स्क्वायर बटे 300। तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू गिरते स्क्वायर बटे 300। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पहले बताइए उसको ध्यान रखा करो। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेल नहीं है। तो सही सुमेल क्या नहीं है बताओ? टेप मजल किस में काम में लेते हैं? किस में काम लेते हैं टेप मजल? जल्दी सोचो, अगर आपने पढ़ा है तो। यही सुमेलित नहीं है, टेप मजल काम में लेते हैं हम कुत्ते और बिल्लियों में। गाय में टेप मजल काम में नहीं लेते हैं, नहीं तो 1 मिनट में तोड़ देगी उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शेपर्स सूत्र के द्वारा गाय का वजन ज्ञात करने की इकाई है। तो शेपर फॉर्मूला में जो हम इकाई काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं? जल्दी बताओ, क्या लेते हैं? पौंड। क्या काम में लेते हैं? पौंड काम में लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हेड कॉलर भी कहा जाता है? तो हेड कॉलर किसको बोलते हैं? हल्टर को। किसको बोलते हैं? हल्टर को। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय को गर्मियों में प्रतिदिन कम से कम कितनी बार पानी पिलाना चाहिए? तो गाय को गर्मियों में कम से कम 2 बार तो पानी पिलाना ही चाहिए, नहीं तो भाई मर जाएगी खा के दूध के चक्कर में। कितनी बार पिलाना चाहिए? 3 बार पिलाना चाहिए। ठीक है, गर्मियों में 3 बार पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में नॉर्मल 2 बार तो हम वैसे पिलाते हैं, तो गर्मियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। देखिए 124वां क्वेश्चन है, एक वयस्क गाय को प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ ग्रहण करने पर कितना पानी पिलाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो भाई एक वयस्क गाय की बात कर रहे हैं हम, उसको प्रति किलोग्राम सूक्ष्म पदार्थ यानी कि ड्राई मैटर पर कितने पानी पिलाना चाहिए? तो जल्दी बताओ कितना पानी पिलाना चाहिए? तो 3 से 5 लीटर। कितना? 3 से 5 लीटर। ठीक है। कौन सा उपकरण नाक में लगाते हैं? अब इनमें से ऐसे कौन से उपकरण हैं जिनको हम नाक में काम लेते हैं? हल्टर को नाक में नहीं लेते हैं, क्रेडल को गर्दन पर लगाते हैं। ठीक है, तो बताओ। मजल को नहीं लेते हैं हम, यानी कि जो बुल होल्डर होता है ना, उसको कहाँ लगाते हैं हम? नाक में काम लेते हैं, नाक में लगाते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, जानवर को नियंत्रित करना कहलाता है। देखो गिराना तो क्या कहलाता है? कास्टिंग। नियंत्रित करना क्या कहलाता है? री स्टेनिंग कहलाता है। ठीक है, गिराना तो क्या कहलाएगा? कास्टिंग, और नियंत्रित करना, कंट्रोल करना कहलाएगा री स्टेनिंग। अगला क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस मेथड किस जानवर को गिराने का तरीका है? तो भाई ये किसको गिराने का तरीका है? गाय को। किसको? गाय को। अगला क्वेश्चन है, बुल नोज रिंग को नेजल सेप्टम में 1.25 सेंटीमीटर अंदर से गुजारते हैं। कितना गुजारते हैं? 1.25 सेंटीमीटर अंदर से गुजारते हैं, यानी कि जो बुल नोज रिंग होती है ना, उसको हम डालते हैं नेजल सेप्टम में। कितना अंदर डालते हैं? 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय को गिराने की विधि जिसमें 3 हाफ हिचेज की श्रृंखला गर्दन, सीने एवं उदर के चारों ओर से गुजारते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? रूप मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूप मेथड बोलते हैं। और ये रूप मेथड काम में लेते हैं हम गाय को कंट्रोल करने या गिराने के काम में लेते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर को सामान्यतः किस साइड में गिराना चाहिए? तो जल्दी बताइए किस साइड में गिराना चाहिए? ऐसा नहीं है जिधर सुविधा हो उधर गिरा दिया, ज़्यादातर हमको लेफ्ट साइड में गिराना चाहिए। किधर साइड? लेफ्ट साइड में। ठीक है, और दूध किधर से काटते हैं हम? लेफ्ट साइड से। गाय का वजन मापने का उपकरण,
गाय का वजन मापने का उपकरण, तो हम बड़े जानवरों में लेते हैं क्या, प्लेटफॉर्म बैलेंस या वेटिंग ब्रिज, जल्दी बताओ इनमें से होगा, क्योंकि टेबल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस तो हम छोटे जानवरों में काम लेते हैं, तो होगा तो इनमें से होगा एक तो प्लेटफॉर्म या विंग ब्रिज। तो जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा विंग ब्रिज। ठीक है, यानी कि जो गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, उनको क्या है, इस पर जो विंग ब्रिज होता है उस पर खड़ा कर देते हैं और जो वजन होता है वो स्क्रीन पर आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर के शरीर का वजन मापने की आवश्यकता है। तो भाई जानवर का हम वजन मापते हैं, क्यों मापते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो हमें जानवर का वजन मापना पड़ रहा है। तो देखो एक तो उससे क्या है, राशन की गणना हो जाती है, बिल्कुल सही है, और औषधि की मात्रा ज्ञात करने के लिए, यानी कि जब हम पशु को दवाई देते हैं ना, डोज देते हैं, तो वो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है। और जानवर के स्वास्थ्य स्तर यानी कि जो हेल्थ स्टेटस होता है उसका पता करने के लिए हम जानवर का वजन मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट को नियंत्रित करने के लिए किस स्थिति में बैठाते हैं। ऊंट को कंट्रोल करने के लिए किस स्थिति में बैठाएंगे भाई, कभी बैठाया है क्या, नहीं बैठाया, तुमको बैठा दिया होगा ऊंट ने। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी यानी कि स्टर्नम के बल बैठाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अग्रवाल मॉडिफाइड शेपर फॉर्मूला के द्वारा गाय का वजन निकालते समय यदि सीने की माप 65 इंच से कम हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगी, 9। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। घोड़े का जीवन काल होता है, कितना होता है, 25 वर्ष, कितना होता है, 25 वर्ष, सही है, जल्दी बताओ घोड़े का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, वो होता है 20 वर्ष, कितना होता है, 20 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष नहीं होता है। देखा अगला क्वेश्चन है, डेयरी बार्न का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए। डेयरी बार्न का जो लंबा अक्ष है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए उत्तर दक्षिण में। ठीक है, उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली में प्रति गाय ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है। खुली आवास प्रणाली में प्रति ढके क्षेत्र की आवश्यकता कितनी होगी, तो वो होगी 3.5 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला आवास। तो भारत में गाय के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आवास काम में लेते हैं, तो ये खुला आवास ही काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, खुला आवास, क्यों, क्योंकि ठीक रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गाय के लिए खुली आवास प्रणाली में आच्छादित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो ग्रामीण गाय होती है ना उसके लिए खुले आवास की जो कितनी ज़रूरत होती है, कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितना होगा, 100 से 120 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसके लिए, ग्रामीण गाय के लिए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भैंस और ग्रामीण गाय एवं सांड के लिए मेंजर की लंबाई। मेंजर क्या होता है, जिसमें पशु होता है जिसमें से खाना खाता है, ठीक है, चरता है, उसको बोलते हैं मेंजर। तो कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ, भैंस और ग्रामीण गाय और सांड, तो मेंजर की जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 24 से 30 इंच। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस के लिए खुली आवासीय प्रणाली में कितने वर्ग फीट खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दोबारा से पढ़िए, गाय भैंस के लिए खुले आवास प्रणाली में कितने वर्ग फीट खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो कितने की होती है, 80 से 100 वर्ग फीट खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, किसमें, खुली आवासीय प्रणाली में। अब भैया इंटरेस्ट आ रहा हो तो वीडियो देखो, और नहीं आ रहा हो तब भी देखो, क्योंकि बगैर देखे काम चलेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कोई सा भी एग्जाम हो जो सब में धड़ल्ले मचा दीजिए। ठीक है, देखिए 142वां क्वेश्चन है कि गाय के आवास में फर्श की ढलान होनी चाहिए। गाय के आवास में फर्श की ढलान कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1/10। ठीक है, अब भैया ये जो टैटू टैटू से बने ना, ये बिंदु बिंदु से, इन्हें तुम देख लीजिए। ठीक है, पर ध्यान रखिए, पशु आवास की छत की ढलान का कोण कभी भी 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भर दीजिए 45 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंद आवास की दोहरी पंक्ति प्रणाली में गायों के
स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी होगी, जल्दी बताओ। तो वो होगी टेल टू टेल, यानी कि बंद आवास प्रणाली की दोहरी पंक्ति प्रणाली में गायों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी प्रणाली वो होगी टेल टू टेल। क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि पशु का जो खाना पीना वो मिक्स नहीं होगा, समझ रहे हो, और जब खाना पीना मिक्स नहीं होगा तो बीमारी फैलेगी नहीं, वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है, जैसे मान के चलो ये, तो इसलिए सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी हो जाएगी, टेल टू टेल। अगला क्वेश्चन है, गाय के आवास में टाइल से बनी छत की ढलान का कोण होता है कितना होता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे ही हैं। ठीक है, कितना होता है, 30 डिग्री। ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके लिए, तो तैयारी अच्छे से कीजिए भाई अभी से। देखिए अगला क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बात हो रही है खुली आवास प्रणाली की, और भैंस, ठीक है, कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है भैंस के लिए, तो जल्दी बताओ कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो वो होती है 4 वर्ग मीटर। कितनी, 4 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली में एक ग्रामीण गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए। तो ग्रामीण गाय तो भाई उसके लिए खुला क्षेत्र कितना चाहिएगा, ज़्यादा ही चाहिएगा। अब कितना चाहिएगा जल्दी बताओ, कितना चाहिएगा, 80 से 180 से 200 वर्ग फीट। कितना चाहिएगा, 180 से 200 वर्ग फीट। देखिए 148वां क्वेश्चन, गाय की किस आवासीय प्रणाली में चारा वितरण समान रहता है। तो वो रहता है फेस टू फेस में। किसमें, फेस टू फेस। और फेस टू फेस में बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, और मेनली एफएमडी जो बीमारी होती है ना वो ज़्यादा फैलती हैं इससे। और बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है, टेल टू टेल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध दोहन में आसानी, बीमारी फैलने का कम खतरा एवं अच्छी सफाई व्यवस्था किस आवासीय प्रणाली में होती है। तो वो होती है टेल टू टेल में। किस में होती है, टेल टू टेल में। देखिए अगला क्वेश्चन है, खुली आवासीय प्रणाली में खुला क्षेत्र और ढका क्षेत्र का अनुपात कितना होता है भाई। तो वो कितना होता है, 2:1 होता है। खुला क्षेत्र कितना होगा, ज़्यादा होगा, और ढका क्षेत्र कम होगा, यानी कि 2:1 होगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, खुली आवास प्रणाली एक बाड़े में अधिकतम कितने सांडों को रखा जा सकता है। तो एक ही रखेंगे, कितने रखेंगे, एक, क्योंकि खुली आवासीय प्रणाली में एक बाड़े में अधिकतम कितने सांडों को रखा जाता है, एक को रखा जाता है, क्योंकि एक सांड ही क्या है, हड का आधे से ज़्यादा होता है। समझ रहे हो ना, एक सांड होता है वही हड का आधे से ज़्यादा होता है, क्योंकि वही प्रेग्नेंट करता है सब। ठीक है, उसी की संतान होती है उसमें, जो कुछ भी होती है। देखिए आगे हम बात करेंगे, सांड के लिए खुली आवास प्रणाली में खुले क्षेत्र एवं ढके क्षेत्र का अनुपात होता है, कितना होता है भाई। तो वो होता है 10:1। कितना होता है, 10:1। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैटल शेड की एकल पंक्ति प्रणाली काम में लेते हैं, कब लेते हैं, जब गायों की संख्या से कम हो। कितने से कम हो, 12 से कम हो। ठीक है, कैटल शेड की एकल पंक्ति प्रणाली काम में तब हम लेते हैं जब गायों की संख्या 12 से कम हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के आवास में फर्श की ढलान होनी चाहिए भैया, कितनी होनी चाहिए जल्दी बताओ। गाय के आवास में फर्श की ढलान कितनी होनी चाहिए, गाय के आवास में फर्श की ढलान कितनी होनी चाहिए जल्दी बताओ। तुम नहीं बताओगे, मुझे पता है, मुझे ही बतानी पड़ेगी। तो कितनी होती है, 1:40। कितनी होती है, 1:40। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण गाय को खुली आवासीय प्रणाली में कितने वर्ग मीटर ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बात ग्रामीण गाय की हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रामीण गाय को खुली आवास प्रणाली में कितने वर्ग मीटर ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो जल्दी बताओ कितने की होगी। तो 12 मीटर ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को कहा जाता है ओविपोजिशन। क्या बोलते हैं, ओविपोजिशन या लेइंग। और प्रसव की क्रिया को बोलते हैं हेचिंग। प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं, हेचिंग। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बीमार जानवरों को रखा जाता है भैया, कहाँ रखते हैं बीमार जानवरों को, अलग ही रख दो।
क्यों? ताकि बीमारी और नहीं फैले, तो इसलिए उनको कर देते हैं हम आइसोलेट। क्या कर देते हैं? आइसोलेट। आइसोलेट के लिए जो बॉक्स होता है उसको बोल देते हैं हम आइसोलेशन बॉक्स। जैसे ठीक है, जैसे कोरोना में क्या किया था? क्वारंटाइन किया था ना। तो ऐसे ही जो बीमार पशु होते हैं उनके लिए आइसोलेट कर देते हैं, उनको आइसोलेशन बॉक्स में अलग से रखा जाता है। देखिए 158वां क्वेश्चन है, पोल्ट्री पोल्ट्री आवास एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए? पूरब पश्चिम होना चाहिए भैया। कैसा होना चाहिए? पूरब पश्चिम में होना चाहिए, पूरब पश्चिम दिशा में। यानी कि पोल्ट्री आवास एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए? पूरब पश्चिम में। क्यों? ताकि सूर्य की किरण आ सकें और वो स्टेरलाइज हो सके आवास। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग करने का उचित स्थान है। ब्रांडिंग करने का उचित स्थान कहाँ होगा? ब्रांडिंग करने का उचित स्थान कहाँ होगा? तो वो होगा जांग। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुर्गी कितने सप्ताह की उम्र से अंडे देना शुरू करती है? मुर्गे 22 सप्ताह की उम्र से अंडे देना शुरू कर देती है और 72 सप्ताह की उम्र पर समाप्त। शुरू कब करेगी? 22 सप्ताह की उम्र पर, और ख़त्म कब करेगी? ख़त्म कर देगी जब 72 सप्ताह की हो जाएगी। ठीक है, तो जो देती रहेगी क्या वो। अगला क्वेश्चन है, अंडे से चूजे का बाहर आना क्या कहलाता है? तो ये हैचिंग कहलाता है। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी अंडे देने वाली मुर्गे की नस्ल है। सबसे अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। अब मुर्गा थोड़ी देगा अंडा, तो कौन सी हो जाएगी? वाइट लेगहॉर्न। कौन सी हो जाएगी? वाइट लेगहॉर्न। ठीक है। असील होती है वो तो लड़ाकू नस्ल है। कड़कनाथ होती है वो काला मांसी होती है, इसका मांस का रंग काला होता है। सबसे छोटी होती है, इसको बोलते हैं रोड आइलैंड रेड। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नस्ल सफ़ेद रंग के अंडे देती है? तो भैया बताओ कौन सी है जो सफ़ेद रंग के अंडे देती है? तो देखो मिनोरका भी देती है, एनकोना भी देती है और वाइट लेगहॉर्न, ये सभी होती हैं वो सफ़ेद रंग के अंडे देती हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, तो वे कौन सी हैं जो सफ़ेद रंग के अंडे देती है? तो वो होती हैं भूमध्य सागरीय। कौन सी होती हैं? भूमध्य सागरीय होती हैं जो सफ़ेद रंग के अंडे देती हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुर्गी की अमेरिकन नस्ल है। अमेरिकन नस्ल कौन सी है? रोड आइलैंड रेड, RIR। ठीक है, तो ये हो जाएगी रोड आइलैंड रेड। अगला क्वेश्चन है, लेयर जो अंडे नहीं देती है, यानी कि लेयर जो अंडे नहीं देती है उसको क्या बोलेंगे? लोफर। क्या बोलेंगे? लोफर। हाँ, क्या मतलब है? जो लेयर है और अंडे दे नहीं रही है। लेयर किसको बोलते हैं? जिनको हम अंडे देने के लिए पालते हैं और वो ही अंडे नहीं दे रही, तो उसको क्या बोलेंगे? लोफर बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉर्न मार्किंग किस जानवर की पहचान का तरीका है? हॉर्न मार्किंग यानी कि सींगों को रंग दिया। जैसे ही दीपावली आई और बाल ने इससे सींगों को रंग दिया, किसके सींगों को रंगेंगे? अब भेड़ के तो होते नहीं है सींग, तो गाय। ठीक है। यानी कि जो हॉर्न मार्किंग का तरीका किस में काम लेते हैं हम? गाय में काम लेते हैं। किस में लेते हैं? गाय। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हुप मार्किंग। हुप मार्किंग किस जानवर में पहचान का तरीका है? तो हुप मार्किंग भाई किस में काम लेते हैं हम? घोड़े में काम लेते हैं, घोड़े में। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईयर नोचिंग किस जानवर में पहचान का तरीका है? तो ईयर नोचिंग किस में काम लेते हैं? सूअर में काम लेते हैं। किस में लेते हैं? सूअर में काम लेते हैं। देखिए दोस्त वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम 2 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी देखते हैं, तो उससे अच्छा है हम कुछ ना कुछ जो अपने काम आए, काम की चीज़ देखें। ठीक है। अब मूवी में क्या ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इसमें नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ बकरी एवं बछड़ों में पहचान का स्थायी तरीका कौन सा है? भेड़ बकरी और बछड़ों में पहचान का स्थायी तरीका, परमानेंट तरीका कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा टैटूइंग। कौन सा हो जाएगा? टैटूइंग। सबसे ज़्यादा काम लेते हैं इनमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस ऊंट एवं घोड़ा में पहचान का स्थायी तरीका। गाय भैंस ऊंट एवं घोड़ा में, तो वो कौन सा लेंगे? ब्रांडिंग। क्या काम में लेंगे? 171 में काम में लेंगे हम ब्रांडिंग। क्या लेंगे? ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो हॉट ब्रांडिंग और एक कोल्ड ब्रांडिंग। आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा पहचान का स्थायी तरीका नहीं है? पहचान का स्थायी तरीका ईयर टैगिंग नहीं है। कौन सा? ईयर टैगिंग, क्योंकि टैग तो कभी भी हट सकता है, ठीक है, तो ये ईयर टैगिंग। अगला क्वेश्चन है, रंग लगाना, पेंट करना, ये तरीका किस जानवर की पहचान के काम में लिया जाता है? तो भैया ये लिया जाता है भेड़ों के झुंड में। कहाँ काम में लेते हैं? भेड़ों के झुंड में लगा देते हैं ना रंग, पहचान के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ बकरियों में टैटूइंग का उचित स्थान है। भेड़ बकरियों में टैटूइंग का उचित स्थान तो कहाँ करते हैं? कान की आंतरिक सतह पर दोनों स्रावों के मध्य करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं? कान की आंतरिक सतह पर दोनों स्रावों के मध्य में टैटूइंग करते हैं, ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग करने की सबसे अच्छी जगह कहाँ करते हैं भाई ब्रांडिंग? तो ब्रांडिंग जांघ में करते हैं। कहाँ करते हैं? जांघ में, और वो भी लेफ्ट जांघ का निचला हिस्सा, सही है। कहाँ करते हैं? लेफ्ट जांघ का निचला हिस्सा, ठीक है, यहाँ करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग की कलंगी, बैटल एवं जीव मुर्गी की किस नस्ल की विशेषताएं? तो ये कड़कनाथ की। किसकी विशेषताएं? कड़कनाथ, ठीक है ना। देखिए विंग टैगिंग किसकी पहचान का तरीका है? तो भैया ये पोल्ट्री की। किसकी? पोल्ट्री का तरीका है। तो दोस्त क्वेश्चन आंसर की कोई कमी नहीं है, अभी तो और क्वेश्चन आंसर रह रहे कम से कम 50-60, तो देखते जाइए और तैयारी करते जाइए, और जैसी एग्जाम आए फोड़ देना एक एक को, ठीक है, बिना निशान लगाए। क्वेश्चन है, ईयर नोचिंग में किस आकृति में कान को काटते हैं? अब बताओ, ये भी कोई आकृति, कैसे भी जैसे जैसे आए अंटा में जैसे काट दो उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किस आकृति में काटते हैं? वी आकृति में। वी आकृति का फ्लैप बनाते हैं तब उसको हम काटते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहचान की किस विधि में ऊतकों के जलने के बाद स्थायी निशान बन जाता है? भाई स्थायी निशान तो किसमें बनेगा? हॉट ब्रांडिंग में। किसमें बनेगा? हॉट ब्रांडिंग में। जल जाएगा तो निशान तो बनेगा ही। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्रांडिंग में मुख्यतः काम में ली जाने वाली गैस है, तो शुष्क बर्फ काम में लेते हैं कोल्ड ब्रांडिंग में। और गैस की बात करें तो तरल नाइट्रोजन काम में लेते हैं, ठीक है। तो क्या काम में लेंगे? तरल नाइट्रोजन। गैस की बात हो रही है यहाँ, तो कोल्ड ब्रांडिंग में क्या कर लेते हैं? तरल नाइट्रोजन। इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, काले रंग के जानवरों के लिए पहचान का कौन सा तरीका सही नहीं है? काले रंग के जानवर हैं, ठीक है, उनमें पहचान का कौन सा तरीका हम काम में नहीं लेंगे? तो वो नहीं लेंगे हम टैटूइंग। अब भैया काले तो जानवर हैगे और काली कर दी तुमने टैटूइंग, तो क्या दिखेगा उसमें? कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए टैटूइंग हम काम में नहीं लेते हैं। देखिए 182वां क्वेश्चन चल रहा है, ये दोहरा शतक होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानवर की पहचान का सबसे नवीनतम तरीका जिसमें जानवर के शरीर पर चिप लगा दी जाती है, वाह क्या गजब क्वेश्चन है ये। तो ये मानो डिजिटल क्वेश्चन है एक तरीका से। कैसा क्वेश्चन है? डिजिटल। अरे यार चिप लगा रहे हो शरीर में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री की सबसे अच्छी लेयर एंड ब्रॉयलर नस्ल हैं, तो लेयर कौन सी हो जाएगी और ब्रॉयलर कौन सी हो जाएगी, देखते हैं। तो वाइट लेग हॉर्न ये तो हो जाएगी लेयर नस्ल, और ब्रॉयलर में हो जाएगी कॉर्निश, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्ले मेथड किस जानवर को गिराने का तरीका है? तो भैया बर्ले मेथड किस में काम में लेते हैं? वो लेते हैं गाय में। किस में काम में लेते हैं? गाय में। किस में लेते हैं? गाय में, सही है ना, गाय में काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ नस्ल के बारे में असत्य कथन। तो कड़कनाथ नस्ल के बारे में असत्य कथन क्या है, उसको पहचानना है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। भैया ये पहलो ही गलत है, और राइट आंसर ही हो जाएगा। इसे कालामासी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कलंगी बैटल्स जीव बैंगनी रंग की होती है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसकी उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है? धार एवं झाबुआ जिले से मानी जाती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ बाबा के मुर्गा एवं मुर्गी का सामान्य वजन होता है। कड़कनाथ जो मुर्गी होती है
उसके मुर्गा और मुर्गी का वजन कितना होता है? 1.5 kg तो होता है मुर्गा का वजन और 1 kg होता है मुर्गी का वजन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू नस्ल के नाम से प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है भाई? तो लड़ाकू नस्ल कौन सी हो जाएगी? असील। कौन सी हो जाएगी? असील। देखिए अगला क्वेश्चन है, असील पाई जाती है, असील कहाँ पाई जाती है? तो ये असील पाई जाती है उड़ीसा में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल तो वो हो जाएगी जर्सी ब्लैक जियांट। कौन सी हो जाएगी? जर्सी ब्लैक जियांट, जो कि पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानवरों की पहचान के लिए सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी काम में लेते हैं? ईयर टैगिंग। कौन सी काम में लेते हैं? ईयर टैगिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, पोल्ट्री की सबसे हल्की नस्ल है, हल्की नस्ल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कड़कनाथ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कड़कनाथ हो जाएगी। और इसका जो मांस होता है ना, वास्तव में स्वादिष्ट होता है, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं है, पढ़ा है। ठीक है, और एक काले रंग का होता है इसका मांस, इसलिए इसको काला मांसी भी हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? ब्लॉक में, यानी कि वह बुल जिसका बोझा ढोने के उद्देश्य से बधियाकरण कर दिया गया उसको बोलते हैं हम ब्लॉक, और मांस उत्पादन के उद्देश्य से जब हम बधियाकरण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टीर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टीका ब्रॉयलर में नहीं लगाते हैं? तो एवियन फ्लू नहीं लगाते। कौन सा नहीं लगाते हैं? एवियन फ्लू। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लासोटा एवं मुक्तेश्वर स्ट्रेन R2B टीका काम में लेते हैं रानीखेत के लिए। किसके लिए? रानीखेत के लिए काम में लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, HBT वैक्सीन किस उम्र पर लगाई जाती है? तो देखो, जो HBT वैक्सीन होती है ना, वो 1 दिन के चूजे में लगाते हैं। HBT को बोलते हैं हर्पीज वायरस टर्की। ठीक है, 1 दिन के चूजे में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पोल्ट्री की आवास प्रणाली है? अब इनमें से पोल्ट्री की आवास प्रणाली कौन सी है? देखो, डीप लीटर प्रणाली भी पोल्ट्री की है, पिंजरा प्रणाली भी पोल्ट्री की है और फ्री रेंज प्रणाली भी पोल्ट्री की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए 198वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आवासीय प्रणाली लेयर एवं ब्रॉयलर दोनों के आवास के लिए काम में ली जा सकती है? तो लेयर और ब्रॉयलर दोनों के लिए काम में कौन सी ले सकते हैं हम भाई? डीप लीटर। कौन सी ले सकते हैं? डीप लीटर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आवासीय प्रणाली ब्रॉयलर के लिए काम में नहीं लेनी चाहिए? ब्रॉयलर के लिए काम में कौन सी नहीं लेनी चाहिए? एक तो पिंजरा प्रणाली और एक बैटरी प्रणाली, ये नहीं लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भाई अपना दौरा सतह हो चुका है, 2 से क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब लगभग लोगों को अपना 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, उनको भी कर लेते हैं। मुर्गियों की सबसे सघन आवासीय प्रणाली कौन सी है? तो मुर्गियों की सबसे सघन आवासीय प्रणाली कौन सी हो जाएगी? पिंजरा प्रणाली। ठीक है, फटाफट हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आप परेशान हो गए होंगे, पक्का पता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, भले ही रुक रुक के देख लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। अब पूरा इसलिए देखना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं, और जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, सभी नए हैं, पुराना एक भी नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट नया वर्जन है बिल्कुल। देखिए, मुर्गियों के आवास की सबसे पुरानी पद्धति जिसमें मुर्गियों को खुला छोड़ देते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी? फ्री रेंज प्रणाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फ्री रेंज प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, डीप लीटर प्रणाली में बिछावन की गहराई कितनी होती है? तो 8 से 12 इंच होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, डीप लीटर प्रणाली में बिछावन को कम से कम सप्ताह में कितनी बार पलटना चाहिए भाई? तो 1 बार तो पलटना ही चाहिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीप लीटर प्रणाली में बिछावन को सूक्ष्म रखने के लिए क्या मिलाते हैं? एक तो सुपर फॉस्फेट मिलाते हैं और एक बुझा हुआ चूना मिलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, डीप लीटर प्रणाली एवं पिंजरा प्रणाली में प्रत्येक पक्षी के लिए क्रम से जगह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? तो 3 से 4 वर्ग फीट और 0.75 वर्ग फीट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कृत्रिम ब्रूडर में प्रथम सप्ताह का तापमान एवं प्रति चूजे के लिए फर्श पर कितनी जगह की आवश्यकता होती है? कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो देखिए, टेम्परेचर की बात करें हम तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो कितना होना चाहिए टेम्परेचर,
और 100 से 120 वर्ग सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो राइट आंसर वी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2.5 से चूजों को कितने फीडर एवं कितने वाटर्स की आवश्यकता होती है। तो यह बात हो रही है ब्रूडिंग यूनिट की। तो 3 फीडर और 4 वाटर की आवश्यकता होनी चाहिए। 3 फीडर और 4 वाटर की आवश्यकता होनी चाहिए भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रूडिंग यूनिट के बारे में असत्य कथन। असत्य कथन क्या होगा, तो पहले ही देख लीजिए क्या होगा। यानी कि 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक चूजों की देखभाल एवं प्रबंधन करना ब्रूडिंग कहलाता है। ये तो हो गया बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। एक ब्रूडिंग इकाई में 2.5 से चूजे, 4 60 वाट के बल्ब जो फर्श से 6 इंच की ऊंचाई पर लगे हों तथा एक ब्रूडर गार्ड जिसकी त्रिज्या 5 फुट हो, ये भी सही है। 2.5 से चूजों के लिए 3 वाटर की आवश्यकता होती है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। 2.5 से चूजों के लिए 3 फीडर की आवश्यकता होती है, तो सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों की फ्री रेंज प्रणाली में प्रति हेक्टेयर वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है। तो कितने को पाला जा सकता है, जल्दी बताओ। यानी कि 2.5 से पक्षियों को या मुर्गियों को पाला जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्धसघन प्रणाली में प्रति हेक्टेयर वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है। कितने को पाला जा सकता है, 750। हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्धसघन प्रणाली में प्रति हेक्टेयर वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है कितने, 750। देखिए 2 से 11वां क्वेश्चन है, मुर्गियों की डीप लिटर प्रणाली में कौन सी बीमारी के संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। तो वो बीमारी हो जाएगी कॉक्सीडियोसिस। क्यों, क्योंकि कॉक्सीडियोसिस फैलती है किससे, अपशिष्ट पदार्थ खाने से, मल खाने से, वीट खाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। तो ये हो जाएगा धार एवं झाबुआ। इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी हो जाएगी भाई, असील। NRCC नेशनल रिसर्च कैमल सेंट्रल केंद्र कहाँ भैया, बीकानेर में। कहाँ है, बीकानेर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया जिसको क्या बोलते हैं, ओवी पोजीशन में कितना समय लगता है। तो 24 से 26 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है, 24 से 26 घंटे का समय लगता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गंभीरो बीमारी का टीका। गंभीरो बीमारी का टीका कौन सा होता है, जियोर्जिया वैक्सीन। देखिए र्यूप मेथड किस जानवर को गिराने के काम में लिया जाता है। तो गाय को गिराने के काम में लिया जाता है, किसको, गाय को। अगला क्वेश्चन है, होबल्स मेथड किस जानवर को गिराने के काम में लेते हैं। तो ये घोड़े को गिराने के काम में लेते हैं होबल्स मेथड, ठीक है। 4 डी आकृति के होबल्स होते हैं, उनको प्रत्येक पैर में फंसा दिया जाता है और घोड़े को गिरा दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थाइगेजन प्रोबेंग काम में लेते हैं, कब काम में लेते हैं, चौक को सही करने के लिए। किसको सही करने के लिए, चौक। अब चौक क्या होता है, चौक का मतलब होता है जो ईसोफेगस होती है ना, ईसोफेगस में किसी वस्तु का अटक जाना, उसको बोलते हैं चौक, ठीक है। चौक हो जाना, ईसोफेगस चौक हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए या ढकेलने के लिए, चौक को सही करने के लिए जो कड़ काम में लेते हैं उसको बोलते हैं हम थाइगेजन प्रोबेंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, टोच किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में लेते हैं। तो ये लेते हैं घोड़े को, ठीक है, घोड़े की नाक में फंसाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, क्रेडल कहाँ लगाते हैं। तो क्रेडल लगाते हैं गर्दन पर। क्यों लगाते हैं, ताकि घोड़ा जो दवाई लगाई है घाव पर किसी जगह पर उसको चाटे नहीं, ठीक है। तो क्रेडल कहाँ लगाते हैं, गर्दन पर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैंडी ब्रश किस काम आती हैं। तो ये ग्रूमिंग के काम आती हैं, खुरैरा के काम आती हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, आफरा को सही करने के लिए काम में लेते हैं, क्या काम लेते हैं, ट्रोकार कैनुला। इसको लेफ्ट पैरालंबर फोसा में लगा देते हैं, ठीक है, और वहाँ से गैस निकालने के काम में लिया जाता है ट्रोकार कैनुला को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बछड़े में डीवर्मिंग की शुरुआत, बछड़े में डीवर्मिंग की शुरुआत किस उम्र पर करते हैं। तो बछड़े में डीवर्मिंग की शुरुआत कम से कम 1 सप्ताह की उम्र पर करते हैं, ठीक है। देखिए अगला है, गाय में डीवर्मिंग कितने समय के अंतराल पर करनी चाहिए। तो भाई 3 माह के अंतराल पर करनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीले रंग के अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी एंडुलिसियन हो जाएगी, ठीक है।
कौन सी हो जाएगी, एंडुलेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेल नहीं है। सही सुमेल क्या नहीं है, देखिए तो देखो, चिक ब्रूडिंग बिल्कुल सही है, एग इनक्यूबेटर, लेयर डीप्लेटर और ब्रॉयलर केज, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉयलर को केज सिस्टम में हम काम नहीं लेते हैं, ब्रॉयलर के लिए केज सिस्टम काम लेते हैं, किसके लिए, लेयर के लिए, तो ब्रॉयलर के लिए हम काम में नहीं लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए 229वां क्वेश्चन है, पिगलेट की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है। पिगलेट होते हैं कि सुअरी के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं पिगलेट, तो माँ के नीचे दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, इसका मुख्य कारण है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरोइंग पेन में गार्ड रेल्स का कार्य होता है। गार्ड रेल्स का कार्य ये होता है कि पिगलेट को माँ के नीचे दबने से रोकना। क्यों, क्योंकि इसके नीचे दबने से क्या है, पिगलेट की मृत्यु का खतरा रहता है, इसलिए पिगलेट को माँ के नीचे दबने से रोकने के लिए क्या काम में लेते हैं हम, गार्ड रेल्स काम में लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुर्गी की विकसित की गई एकमात्र लाइन जिसे NBAGR ने पंजीकृत किया था, तो वो हो जाएगी PD2 वनराजा फीमेल, ठीक है, ये मुर्गी की लाइन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण खुरेरा के काम में नहीं आता है। तो देखो, डैंडी ब्रश काम लेते हैं हम, क्यूरीकॉम में काम लेते हैं और बॉडी ब्रश काम लेते हैं, लेकिन टुच होता है वो खुरेरा के काम में नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ब्रूडर में दूसरे सप्ताह का तापमान कितना होता है। कितना होता है भाई, तो वो होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्रांडिंग में शुष्क बर्फ का तापमान होता है, तो वो होता है -97 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, -90 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग के समय अक्षरों एवं अंकों के मध्य की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो अंक होते हैं ना, उनके बीच की दूरी होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग के बाद जले हुए भाग को जल्दी सही करने के लिए हम कौन सा रसायन काम में लेते हैं। तो रसायन काम लेते हैं तो सरसों का तेल प्लस जिंक ऑक्साइड का मिश्रण, इसको लगाते हैं हम ब्रांडिंग की जगह पर, जिससे क्या है, वहाँ का जो घाव होता है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉट ब्रांडिंग करते समय गर्म लोहे को कितने समय तक पशु की जांघ पर लगाते हैं। तो 1 से 2 सेकंड के लिए लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 1 से 2 सेकंड के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे पशु जिनमें त्वचा का रंग गहरा होता है उनमें टैटूइंग करने का स्थान है। अब देखिए, जिनमें त्वचा का रंग गहरा होगा, अगर उनमें टैटूइंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उनमें टैटूइंग करते हैं हम पूंछ में। कहाँ काम में लेते हैं, पूंछ, ठीक है। कौन जगह काम लेते हैं, पूंछ काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पहचान के लिए निम्न में से किसकी पहचान के लिए बेंडिंग काम में लेते हैं। तो आपने पशुओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन बेंडिंग जो काम लेते हैं वो किस में लेते हैं हम, पोल्ट्री में। किस में काम में लेते हैं, पोल्ट्री में काम लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो बेंडिंग क्या है, पोल्ट्री में पहचान का तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहचान के तरीके से त्वचा की कीमत कम हो जाती है। तो हॉट ब्रांडिंग से कम हो जाती है। क्यों हो जाती है त्वचा की कीमत कम, क्योंकि हॉट ब्रांडिंग से क्या होता है कि वहाँ की जो हेयर फॉलिकल होती है वो नष्ट हो जाती है और बाल नहीं उगते हैं, ठीक है, इसलिए त्वचा की कीमत कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गे में डबिंग की उचित उम्र है। तो मुर्गे में डबिंग की उचित उम्र क्या होगी भाई, जल्दी बताओ, 1 दिन। क्या होगी, 1 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जानवर की पहचान का कौन सा तरीका सूअर में काम में ले सकते हैं। पहचान का तरीका सूअर में काम में कौन सा लेते हैं, टैटूइंग काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्रांडिंग की सतह पर क्या देखने को मिलता है। जीवन भर बाल नहीं उगते, त्वचा का स्थायी निशान रह जाता है, जीवन भर सफ़ेद बाल उगते हैं, ये सही है, ठीक है। जीवन भर सफ़ेद बाल उगते हैं, बाल तो उगते हैं कोल्ड ब्रांडिंग से, लेकिन वो कैसे होते हैं, सफ़ेद। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो मेलेनोसाइट होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और हेयर फॉलिकल होती हैं वो नष्ट नहीं होती हैं। फोटोग्राफी किस जानवर की पहचान का तरीका है। वाह, क्या गजब क्वेश्चन है। तो ये गाय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जानवर की पहचान का सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला तरीका कौन सा है। तो वो हो जाएगा भाई ईयर टैगिंग। कौन सा हो जाएगा, ईयर टैगिंग।
यह जानवर की पहचान का सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका ईयर टैगिंग, लेकिन यह स्थायी तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गाय के लिए उपयुक्त ट्रेविस की लंबाई, यानी कि जो अड़गड़ा होता है ना, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? उसकी लंबाई होनी चाहिए 1.6 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1.6 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैविक अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रणाली है, तो वो हो जाएगी फ्री रेंज प्रणाली। क्या हो जाएगी? फ्री रेंज प्रणाली। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्री रेंज प्रणाली में जो पक्षी होते हैं, पोल्ट्री होती है, वो खुले में घूमती है, तो हरी घास होती है, दूब होती है, उसको खाती है, ठीक है, जैविक उत्पाद को खाती है, यानी कि जो भी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम जैविक अंडा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, फोल्डिंग यूनिट प्रणाली में 100 वर्ग फीट के क्षेत्र में कितनी मुर्गियां पाल सकते हैं भाई? कितनी पाल सकते हैं? 25। कितनी पाल सकते हैं? 25। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रणाली है। स्वच्छ अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी केज सिस्टम, यानी कि जो पिंजड़ा प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, डीप्लेटर प्रणाली में जीवाणुओं की क्रिया से कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? डीप्लेटर प्रणाली में होता क्या है देखो, यानी कि जो डीप्लेटर प्रणाली होती है उसमें जो पक्षी अपनी बीट करती है, ठीक है, बीट करती है, अपना मल त्याग करती है, तो उसमें जीवाणु के रिएक्शन से विटामिन B2 और B12 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन B2 और B12 का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन का परंपरागत तरीका जिसमें व्यक्ति अपने घर के पिछले हिस्से में 5 से 7 मुर्गियां पाल लेता है, उसको बोलते हैं हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, जवान मुर्गी जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम हो तथा जिसने अभी अंडे देना प्रारंभ ना किया हो, क्या कहलाती है भाई? जल्दी बताओ, क्या कहलाती है? पुलेट। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैनिबैलिज्म की संभावना किस प्रणाली में नहीं होती? कैनिबैलिज्म की संभावना पिंजड़ा प्रणाली में नहीं होती। कैनिबैलिज्म का मतलब होता है पक्षियों द्वारा चोंच मारना, ठीक है। अब पिंजरे में कहाँ चोंच मारेंगे? वो चोंच मारेंगे तो पिंजरे में मारेंगे ना, तो इस पिंजरा प्रणाली में कैनिबैलिज्म की संभावना बहुत नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली में पक्षी को पूर्णतः घर तक ही सीमित रखा जाता है? तो वो हो जाएगी फोल्डिंग यूनिट। कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सघन प्रणाली, यानी सघन प्रणाली होती है, उसमें जो पक्षी होते हैं उनको घर तक ही सीमित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग का पुराना तरीका है, ब्रांडिंग का पुराना तरीका कौन सा हो जाएगा? हॉट ब्रांडिंग, ठीक है, हॉट ब्रांडिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग का तरीका जिससे त्वचा की कीमत नहीं घटती है, तो वो हो जाएगा कोल्ड ब्रांडिंग, यानी कि कोल्ड ब्रांडिंग से त्वचा की कीमत नहीं घटती है। क्यों? देखिए कोल्ड ब्रांडिंग से होता क्या है कि जिस जगह पर हम ब्रांडिंग करते हैं ना, वहाँ की हेयर फॉलिकल नष्ट नहीं होती है। वहाँ का जो मिलेनोसाइट होता है ना, मिलेनोसाइट क्या है? एक पिगमेंट है जो काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो कोल्ड ब्रांडिंग में मिलेनोसाइट नष्ट होता है, बाल तो वहाँ पर उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि वहाँ पर हेयर फॉलिकल होती है, वो नष्ट नहीं होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कोल्ड ब्रांडिंग करने से नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोल्ड ब्रांडिंग करने से क्या नष्ट हो जाती है? तो वो मिलेनोसाइट नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, मिलेनोसाइट नष्ट हो जाती है, इसलिए वहाँ पर सफ़ेद बाल उगते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वास्तव में ये वीडियो पूरा देखा है ना, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ ज़िंदगी का हर एग्जाम आप पास कर लोगे, ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना वो कभी किस्मत के भरोसे नहीं चलते। और हमने वीडियो को पूरा देखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और आगे और हम क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।